नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। उन्हें विधिवत जेडीयू की औपचारिक सदस्यता एक समारोह में दिलाई गई और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई। कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा सीएम नीतीश का उत्तराधिकारी होंगे। ऐसी कयासें और अफवाहें हैं, लेकिन क्या जेडीयू के नेता, वरिष्ठ नेता इसे स्वीकार करेंगे? क्या सचमुच मनीष वर्मा इतने योग्य हैं कि वो जेडीयू को संभाल सकें? ऐसे कई सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, इसीलिए सीएम को उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। क्या सचमुच एक ब्यूरोक्रेट्स में इतनी योग्यता होती है कि वो पूरे पार्टी को संभाल ले? यही जानने के लिए हम आए हैं एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी के पास, जो हमारे साथ हैं। सर, मनीष वर्मा जी जो हैं वो विधिवत सदस्यता ले ली है जेडीयू की। कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी होंगे। कैसे देखते हैं कोई अधिकारी अगर इस तरह पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी सत्ता के गलियारों में पटना में इस बात की बहुत चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने पलटू राम ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और वो उत्तराधिकारी है पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा। अब मैं दर्शकों को इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। ये जो मनीष वर्मा हैं, ये नालंदा ज़िले के ही रहने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और कुर्मी जाति से ही आते हैं, यानी मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं। और ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे सन 2000 बैच के, उड़ीसा कैडर के। और उड़ीसा में ये 3 जिलों के जिलाधिकारी रहे, डीएम रहे, मलकानगिरी के, कंधमाल के और बालासोर के। जी। उसके बाद सन 2012 में ये 5 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर बिहार आए। बिहार में पूर्णिया के डीएम रहे थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए पटना के डीएम रहे। जब पटना के जिलाधिकारी थे तब विवादों में भी रहे, क्योंकि दर्शकों को याद होगा 2014 की बात है। पटना में जो होता है गांधी मैदान में दशहरा के समय रावण वध का कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत भगदड़ मच गई, बहुत कुव्यवस्था थी, उस वजह से भगदड़ मची, 33 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। और बाद में मालूम हुआ कि जिस समय ये रावण वध चल रहा था, उस समय मनीष वर्मा जो डीएम थे पटना के, कायदे से वहाँ उनको रहना चाहिए था अधिकारियों के साथ, वो पटना के मौर्य होटल में अपने बच्चे का, अपने बेटे का बर्थडे पार्टी मना रहे थे। तो इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। कोई दूसरा डीएम रहता तब तो काफ़ी उसको रगड़ दिया जाता, निलंबित हो जाता, विभागीय कार्यवाही होती, क्या क्या होता। लेकिन चूंकि ये नालंदा के कुर्मी थे तो सभी कायदे कानूनों से ऊपर थे। उसके बाद 2018 में जब इनकी प्रतिनियुक्ति एक तरह से ख़त्म होने लगी, तब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, सेवा से रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री ने, मनीष वर्मा को, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य बना दिया और मुख्यमंत्री का सलाहकार भी बनाया गया आधारभूत संरचना पर। 2022 में इनके लिए एक अलग पद का सृजन किया गया, एक नया पद क्रिएट किया गया मुख्यमंत्री सचिवालय में, और मनीष वर्मा को अतिरिक्त परामर्शी बनाया गया मुख्यमंत्री का। तो इस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय में इनकी गहरी पैठ हो गई और काफ़ी ताकतवर हो गए। और अभी तो 2024 के लोकसभा चुनाव गुजरे हैं, तो उसमें भी ये पर्दे के पीछे से जदयू की रणनीति बना रहे थे, ऐसी चर्चा है। और कल यानी 9 जुलाई को इन्होंने विधिवत जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उनको, जैसा आपने बताया कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो मौजूद थे, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, वो लोग मौजूद थे, सारे लोग थे। और काफ़ी धूमधाम के साथ इनको लाया गया है जदयू में। अभी इनको तत्काल कोई पद नहीं मिला है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि इनको शायद संगठन महामंत्री बनाया जाए। और ऐसी भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद संसदीय बोर्ड का चेयरमैन का पद खाली है, तो वो पद भी इनको दिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि इनको मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया है। पहले मुख्यमंत्री के बेटे की चर्चा आ रही थी, निशांत कुमार की, लेकिन कुछ वजह से वहाँ बात नहीं बनी। तो अब मनीष वर्मा को लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चुन लिया है। और चूँकि सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बिहार के इतिहास के सबसे बड़े
जातिवादी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम मैं तो ये मानता हूँ। तो उनको तो कुर्मी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अब देखना ये होगा कि मनीष वर्मा तो मतलब राजनीति में बिल्कुल नौसिखिया हैं, 24 घंटे में भी उनको राजनीति में आए हुए नहीं हुए हैं। और जो जदयू के पुराने नेता हैं, मतलब अब जैसे विजेंद्र यादव हुए या ललन सिंह हुए, पुराने पुराने जो बुज़ुर्ग नेता सब है, केसी त्यागी हुए, है ना, बुज़ुर्ग नेता जो हैं, जो कोई 25-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, कोई 30 साल से कर रहे हैं राजनीति, क्या वो मनीष वर्मा का नेतृत्व पचा पाएंगे? मैं दर्शकों को यही याद दिलाता हूँ, तेलुगु देशम पार्टी में इसी मुद्दे पर बगावत हुई थी। एनटी रामाराव ने बुढ़ापे में जाकर एक से शादी कर ली थी लक्ष्मी पार्वती से, और लक्ष्मी पार्वती को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की थी। तो रामाराव के जो दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बगावत कर दी थी, रामाराव को कुर्सी से हटा दिया था, उनकी पार्टी तेलुगु देशम पर कब्जा कर लिया था, और रामाराव फिर सदमा में चल बसे। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से थोपना चाहता है किसी को अपना उत्तराधिकारी, तो कई बार पार्टी में असंतोष हो जाता है, बगावत भी हो जाती है। अभी कोई खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन मतलब समझा जा सकता है कि अंदर से कुछ खिचड़ी पक रही होगी, और लालू यादव की नज़र होगी जदयू के असंतुष्ट लोगों पर कि असंतोष की ज्वाला भड़के, तो मैं भी उस ज्वाला में शुद्ध देसी घी दूँ। अपनी रोटी सेक सकूं। अपनी रोटी सेक सकूँ, रोटी सेक सकूँ, पूड़ी तल सकूँ। बस रोटी से ही लालू जी थोड़े मानने वाले हैं, वो तो पूरी पूरी भी तल लेंगे जी। तो जी जी हाँ, तो ये देखना है, मनीष वर्मा के आने से एक बिहार की राजनीति में एक और मतलब दिलचस्प मोड़ आ गया है जी। कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब मनीष वर्मा जो है पार्टी को सीएम नीतीश की तरह जैसे संभाले हुए हैं वो संभाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए राजनीति आप जानते हो, उसमें बिहार की राजनीति कितने मतलब पेचीदी राजनीति है, और जिसको बोलचाल में कहें तो कैसे बिढ़नी का खोता है ना। यहाँ पर ये कोई आसान नहीं है बिहार में राजनीति करना। यहाँ तो मुखिया के चुनाव में देखिए कितना तरह का तिकड़म और हथकंडा होता है, पूरे बिहार में तो ये है। और मनीष वर्मा का ठीक है, अधिकारी के रूप में उनका अनुभव होगा, वो भी बिहार से ज़्यादा उनका अनुभव उड़ीसा में है ना। उड़ीसा में उन्होंने ज़मीन पर काम किया, बिहार में तो मतलब ऐसे फील्ड पोस्टिंग में कम ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, अब तो उनके सामने एक चुनौती है, अग्नि परीक्षा है, उनको अपने को साबित करना पड़ेगा कि मैं राजनीति का भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, है ना। बहुत सारे देखिए, राजनीति और नौकरी बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। अब आप मैडम किरण बेदी को देखिए, वो इतनी मशहूर IPS ऑफिसर थी, लेकिन जब राजनीति में आई, उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री की कोशिश की तो क्या हालत हो गई, एक विधायक तक नहीं बन सकी, आम आदमी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। एक क्षेत्र में हो सकता है बहुत बड़े तुर्रम खान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे क्षेत्र में जाकर भी उतना ही जम जाइए जी। मनीष वर्मा क्या कार्यकारी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं? हाँ, इसकी भी चर्चा है। इसकी चर्चा इसलिए हो गई है क्योंकि जिस तरह से पलटू राम की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और वो काफ़ी असामान्य हरकतें करने लगे हैं, तो ऐसी चर्चा है कि हो सकता है उनको 2-3 महीने विदेश जाना पड़े, मतलब इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो हो सकता है उस समय में मनीष वर्मा को वो मतलब कार्यकारी मुख्यमंत्री बना के जाए, है ना। जब राम जी वनवास गए थे तो भरत जी थे ना खड़ाऊ लेके तो पलटू राम का खड़ाऊ कोई CM की कुर्सी पर रखेगा ना, तो हो सकता है मनीष वर्मा को अपना खड़ाऊ दे के जाए कि जब तक मैं लौटता हूँ तब तक तुम डटे रहो मोर्चे पर जी। ये संभव हो पाएगा, क्योंकि कार्यकारी मुख्यमंत्री होना भी एक बड़ी चुनौती होगी, उस दौरान भी तमाम तरह की चुनौतियों से निपटना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब कांटों का ताज है, ऐसा थोड़ी है बिहार पर राज करना आसान है। तो कांटों का ताज है ना। आप कार्यकारी मुख्यमंत्री बना के मान लीजिए नीतीश कुमार अमेरिका निकल गए इलाज के लिए, सिंगापुर निकल गए, कहीं निकल गए, है ना। तो एक सही उनकी उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। उसके बाद जो बड़े बड़े पार्टी में पुराने और घाघ नेता हैं, वो हो सकता है उस समय मनीष वर्मा को पता चले कि नीतीश कुमार इलाज करा रहे हैं अमेरिका में, इधर मनीष वर्मा का तख्ता पलट हो गया, है ना। पार्टी टूट गई और जदयू के और राजद के साथ मिलकर जदयू के असंतुष्ट नेताओं ने सरकार बना ली, है ना। और मनीष वर्मा फिर नालंदा जाके झाल बजाते नजर आएंगे। ये तो राजनीति है जी। ये भी कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा जिस तरह से जेडीयू में एंट्री लिए हैं, तो ये उत्तराधिकारी की जो बात कही जा रही है वो बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले RCP सिंह, गुप्तेश्वर पांडे, KP रमैया, ललन जी, ऐसे कई IAS और IPS अधिकारी हैं जो CM नीतीश के काफ़ी करीबी रहे हैं, लेकिन
अंततः उनको अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। नहीं, सही बात है। देखिए, एक तो बिहार में नीतीश के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, है ना? सिर्फ अधिकारियों की बात क्यों, और जो पुराने पुराने राजनेता थे उनको नीतीश ने कैसे ठिकाने लगा दिया। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार की पहचान बनाई थी राष्ट्रीय स्तर पर, बाद में जॉर्ज साहब को एकदम दूध की मक्खी की तरह नीतीश ने निकाल फेंका। या शरद यादव की क्या हालत हुई। शरद यादव को नीतीश ने बिल्कुल ये अछूत जैसा बना दिया राजनीति में। आरसीपी सिंह को देखिए, बहुत लोग मनीष वर्मा को जूनियर आरसीपी कह रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह भी आईएएस थे, वो भी नालंदा के थे, वो भी कुर्मी थे, एक समय वो भी नीतीश के एकदम परछाई थे, है ना? लग रहा था कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत है, लेकिन उसके बाद आजकल तो आरसीपी सिंह कहीं नज़र ही नहीं आते। सुना है कि अपने गांव मुस्तफ़ापुर में तालाब के पास बैठे रहते हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए मनीष वर्मा को और लोगों से सावधान रहना ही चाहिए, पलटू राम से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पलटू राम किसी को उठाते हैं तो गिराने में टाइम नहीं लगता है। आपको याद होगा दर्शकों को कि प्रशांत किशोर को भी उन्होंने कुछ समय के लिए जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, और उस समय ये चर्चा चली थी कि इस बार तो नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी खोज ही दिया है, लेकिन बाद में ऐसे हालात हो गए कि प्रशांत किशोर को जदयू छोड़ना पड़ा। अब तो वो जन स्वराज को अलग पार्टी बना रहे हैं। जी, क्या लगता है कि मतलब जो बिहार की राजनीति है, जैसे आपने प्रशांत किशोर का उदाहरण दिया, तो मनीष वर्मा के भी दिन ऐसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? अभी हो सकता है मनीष वर्मा जितना सोच कर आए हों उनको वो नहीं मिले, पार्टी में षड्यंत्र से घिर जाए। ये तो पाटलिपुत्र की धरती है ना, यहाँ तो 2500 बरस पहले भी चाणक्य घुमा करता था। यहाँ तो शुरू से उस ज़माने में भी साम दाम दंड भेद चलता था, कितने षड्यंत्र होते थे, है ना? 2500 साल पहले भी पाटलिपुत्र की धरती वही थी, गंगा किनारे। आज भी वही गंगा है, वही पाटलिपुत्र है। कितने षड्यंत्र होंगे, कितनों के पीठ में खंजर भोंका जाएगा, कितनों को लंगड़ी मारी जाएगी, कितनों को टंगड़ी मारी जाएगी, किंतु कितनों की अंतरात्मा जगेगी, कितनों की सोएगी। अभी देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि अशोक को मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ही 100 भाइयों को कत्ल करना पड़ा था। ये धरती उसी अशोक की है, उसी चंद्रगुप्त की है, उसी चाणक्य की है, और राजनीति को तो ऐसे भी संभावनाओं का खेल कहा जाता है। कब कौन कैसा खेल खेले कौन जानता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।